नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आईएमएफ ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की चमक पर अपनी मुहर लगाई है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक बताया। लेकिन आईएमएफ की डिप्टी एमडी रह चुकी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथन ने अमेरिका को लेकर बड़ी चेतावनी दी। कहा कि $35 ट्रिलियन जो है खतरे में। पूरी दुनिया जो है इस क्राइसिस से उबर नहीं पाएगी। और क्या क्या चिंताजनक बातें कही हैं गीता गोपीनाथ ने, इसी बात को आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। अमेरिका के शेयरों में विदेशी हिस्सेदारी जो है रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है। एआई शेयरों में तेजी की बदौलत अमेरिका के शेयर बाजार जो है रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आईएमएफ की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई तो उसका असर जो है पूरी दुनिया पर .com जो है क्रैश से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। .com जो है क्रैश क्या था, अगर अमेरिका का बाजार गिरा तो इसका असर कहां कहां देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कौन कौन सी चिंताएं, एकदम आसान भाषा में इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे टेलीकॉम कंपनियों पर आने वाली नई आफत की। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अगर टेलीकॉम कंपनियां अपनी रिपोर्ट या जानकारी देर से जमा करती हैं तो उन पर पहले से कहीं ज्यादा जुर्माना और ब्याज लगाया जाएगा। देर से रिपोर्ट देने पर कितना जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है, जुर्माने के अलावा क्या ब्याज भी देना होगा, इस कदम से टेलीकॉम कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, प्रवीण सर से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे चांदी की। दिवाली से पहले चांदी के दाम जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तेजी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। सिल्वर स्क्वीज यानी चांदी की आर्टिफिशियल स्कैरसिटी से बनी ये तेजी दिवाली के बाद खत्म हो सकती है। जो इन्वेस्टर्स अभी ऊंचे दाम पर चांदी खरीद रहे हैं या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको क्या सलाह है और ये पूरा मामला है क्या, इसको भी आज डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। आईएमएफ की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर .com क्रैश से भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की इकोनॉमीज आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं और विदेशी निवेशकों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अमेरिकी शेयरों में लगा है। और अगर वहाँ मार्केट धराम हुआ तो अमेरिकी परिवारों को करीब $20 ट्रिलियन और विदेशी निवेशकों को $15 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है, जो बाकी दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 20% है। इससे ग्लोबल इकोनॉमीज में मंदी, इन्वेस्टमेंट में गिरावट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फैल सकती है। गोपीनाथन ने कहा कि असली समस्या सिर्फ जो है व्यापार घाटे की नहीं है, बल्कि अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट की है। क्या है ये पूरा मामला, क्या अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट का असर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ेगा, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू यू प्रवीण सर, कैसे देख रहे हैं इस बड़ी खबर को? नहीं, देखिए, गीता गोपीनाथ जो कि एक बड़ी आर्थिक जानकार हैं, अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुकी, प्रोफेसर रह चुकी हैं और अभी भी प्रोफेसर हैं, वो उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है जो कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस तरह की उन्होंने बात कही है, लेकिन उसका जो जड़ है, ओरिजिन जो है, वो अमेरिका से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट की क्राइसिस पूरी दुनिया को किस तरह से डुबो सकती है, पूरी दुनिया में किस तरह से एक बड़ी क्राइसिस ला सकती है। और $35 ट्रिलियन यानी 35 लाख करोड़ डॉलर की जो वेल्थ है पूरी दुनिया की, उसका सफाया इस क्राइसिस से हो सकता है। इसकी उन्होंने एक बड़ी वार्निंग दी है जी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह के हालात हैं शेयर बाज़ार में अमेरिका के, जिस तरह का विदेशी पैसा लगा हुआ है पूरी दुनिया का, जो पूरा का पूरा अमेरिकन जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो शेयर बाज़ार में पैसा लगाती है। अगर वहाँ कोई क्रैश हुआ, वहाँ अगर कोई क्रैश आया तो वो ये पूरी दुनिया की वेल्थ को $35 ट्रिलियन की तगड़ी छूट दे सकता है। $35 ट्रिलियन जो है, ये अमाउंट अमेरिका की जीडीपी से भी बड़ा अमाउंट है विशाल। 30 ट्रिलियन के आसपास की अमेरिकन जीडीपी है। भारत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी क्राइसिस की बात कह रही हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी क्राइसिस है। और इसकी अगर एक और कदम अगर आगे उन्होंने जो ब्रेकअप बताया कि किस तरह से ये हो सकता है जी, तो उनका कहना ये है कि अगर ये तबाही आती है तो $20 ट्रिलियन जो है वो अमेरिकी परिवारों के हाउस होल्ड्स के जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, जो कि करीब 70% ऑफ यूएस जो जीडीपी है उसके बराबर है। और $15 ट्रिलियन से ज़्यादा की जो संपत्ति का सफाया है
$15 ट्रिलियन की, वो बाकी की दुनिया का हो सकता है, जो कि 20% बैठती है ग्लोबल जीडीपी का। जी। तो ये कुछ बड़ी खतरनाक किस्म की जो वार्निंग है, जिसको लेके दूसरे भी, अभी हम कल परसों डिस्कस कर रहे थे बाबा वेंगा की एक बड़ी चेतावनी की, फिर अगर हम बात करें रॉबर्ट कियोसाकी की, तमाम जो जानकार हैं वो इस तरह की चेतावनी विशाल दे चुके हैं इसको लेकर। सर, इसमें एक और नोट है जो आपको गौर करने की ज़रूरत है सर, कि जो विदेशी निवेशक है, जैसे कहा जा रहा है कि यूरोप है, एशिया है, अब वो भी अमेरिकी शेयरों में बहुत ज़्यादा जो है पैसा लगाए हुए हैं। अगर वहाँ मार्केट गिरा तो उन्हें भी अरबों खरबों डॉलर का जो है वो नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो आपसे समझना चाहेंगे सर, बहुत ही आसान भाषा में आप समझाइए कि अगर अमेरिका का बाजार गिरा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये हम देखिए इसकी एक प्रमुख जड़ क्या है, ये फैक्टर क्या हो सकते हैं जिसका जिक्र गीता गोपीनाथ ने किया है, पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी बात जो उनकी कहने की है वो एक तो ये है कि चूंकि बड़ी तादाद में लोग अमेरिका में पैसा बाजार में लगाते हैं, उसके साथ उन्होंने कहा कि इसमें से ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्जिन पे या लिवरेज्ड बेस्ड है। लोग कर्ज लेके शेयर खरीद रहे हैं, और ऐसे में वहाँ अगर क्रैश आता है तो लोगों के लिए इस कर्ज को चुकाने की, और ये एक क्राइसिस जो है वो स्पाइरल हो सकती है, पूरे के पूरे हाउस होल्ड्स के जो सेविंग्स है उस पर भारी पड़ सकती है। एक फैक्टर ये है। दूसरा एक बड़ा फैक्टर इस बात का है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी शेयर, एआई शेयरों में तेज़ी आई है, वो उनके जो पीई हैं, प्राइस टू मल्टीपल हैं, वो उनके जो फंडामेंटल्स हैं उसके मुकाबले बहुत ऊंचे हैं। तो यहाँ एक बड़ा बबल दिखाई दे रहा, और एआई के शेयरों को लेके जो उसमें जो हीटअप है उसको लेके तमाम जानकार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, वार्निंग एक तरह की दे रहे हैं कि यहाँ कुछ बड़े क्रैश आ सकते हैं। और सर, पिछले वाले मनी सेंट्रल को भी अगर आप देखिए तो उसमें भी हम लोगों ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से कवर की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो बबल है, जो शेयरों से रिलेटेड है, वहाँ जो है स्थिति कुछ है जो दूसरी नज़र आती हुई दिख रही है। तो सर, अगर लगता है कि अमेरिका का अगर बाजार गिरता है तो निवेशकों का तो पैसा डूबेगा ही, खर्च और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होने की गुंजाइश है। फिर कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, और जैसा कि आपने कहा भी कि इसका जो असर है वो बाकी के देशों पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन सर, साल 2000 के जो .com क्रैश है उस समय भी दुनिया इतनी जुड़ी हुई नहीं थी, ये कहना है गीता गोपीनाथन जी का। लेकिन अब आज कह रही हैं कि देखिए इंटरनेट है, ग्लोबल ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट के कारण जो है एक देश की जो गिरावट है दूसरे देश तक जो है तुरंत पहुंच जाती है। 2000 का जो .com बबल था, उस वक्त पूरी दुनिया इंटरनेट से नई नई रूबरू हुई थी, और इसीलिए उसको जो .com की क्राइसिस का नाम दिया गया, जहां लोगों को लगा कि यही फ्यूचर है, आगे यहाँ होगा। और वो जो एक बबल क्रिएट हुआ, एक बबल बस्ट हुआ फिर, और उसमें तमाम इन्वेस्टर, तमाम कंपनियों का जो है वो तबाह हो गए। इस बार की क्राइसिस ज़्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ी पूंजी दांव पे लगी हुई है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज अब कनेक्टेड हैं, और वहाँ से इस सब का बड़ा मुश्किल जो है वो परिणाम पूरी दुनिया के लिए आ सकता है, भारत भी जिसमें शामिल है, क्योंकि धीरे धीरे भारत में भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा मार्केट में भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ दुनिया भर की जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ है उसमें भारत का भी एक बड़ा दखल अब होता हुआ दिखाई देता है। जी सर, अब सर कुछ दूसरी चिंताएं हैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर, ये कह रही है कि कई देशों के पास जो है अब सरकारी खर्च, यानी जो फिस्कल स्पेस की बात कही जा रही है, वो कहा जा रहा है कि वो भी बहुत कम है। अगर संकट आया तो वे ज़्यादा जो है राहत पैकेज भी नहीं दे पाएंगे। कई बार हम लोगों ने देखा है सर कि स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया जाता है कि ताकि इकॉनमी को जो है रिवाइव करने की कोशिश की जाए, बूस्ट किया जाए। फिर इसके अलावा कहा गया कि ट्रेड वॉर और जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है उससे हालात जो है और आगे जो है बिगड़ सकते हैं। जिस तरह से आप देखिए सर, अमेरिका चीन के बीच में लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, फिर अब बात आ गई कि नहीं भाई अब हम रोक देंगे। रेयर अर्थ मैग्नेट वाला मामला ही देख लीजिए, फिर उधर से भी कहा जा रहा है कि ठीक है, आप अगर टैरिफ लगाएंगे तो इधर से भी जो है आपको रेसिप्रोकल टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। फिर भारत और यूएस के बीच में भी जो स्थिति है अभी क्लियर नहीं। बिल्कुल, देखिए ट्रेड इस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत है, भारत के लिए भी मुसीबत है, चाहे चाइना है उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, ब्राज़ील हो गया, दुनिया के तमाम देश हो गए जिनके साथ अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हो पाई है, और जिनकी ट्रेड डील हो भी गई है तो वहाँ पे इन देशों के लिए बड़ी मुश्किलें हैं अभी भी कारोबार करने की। अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की बात अगर आप करें तो अमेरिका के साथ जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो 12% डाउन हुआ घटा है सर। है ना। तो अब समस्याएं कई सारी हैं, मार्केट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं और ट्रेड से रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम है, और उसी बात को गीता गोपीनाथ भी यहाँ पे कहती हुई दिखाई देती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अगर टेलीकॉम कंपनियां अपनी रिपोर्ट या जानकारी जो है देर से जमा करती हैं तो उन पर पहले से कहीं ज़्यादा जुर्माना जो है और जो ब्याज है वो लगाया जाएगा। अब अगर कोई कंपनी जो है नई टैरिफ की जो है जानकारी देर से देती है तो कहा जा रहा है कि पहले जो है 7 दिन तक जो है 10,000 रुपये रोज और फिर उसके बाद जो है 20,000 रुपये जो है रोज का जो है जुर्माना देना होगा, जिसकी सीमा जो है 5 लाख तक होगी सर। इसी तरह अगर आगे भी अगर इस चर्चा को अगर लिए चलें सर, तो इसी तरह अगर अकाउंट रिपोर्ट देर से देने पर 20,000 रुपये से 40,000 रुपये रोज़ तक का जुर्माना लगेगा, और बार बार अगर आप गलती कर रहे हैं और उस पर आप पकड़ा गए हैं तो फिर कहा जा रहा है कि 25 लाख तक जो है दंड भी आपको देना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी गलत या झूठी जानकारी देती है तो उस पर उसकी सालाना कमाई का 1% तक जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। साथ ही जो जुर्माना है वो देर से भरने पर SBI की ब्याज दर से 2% ज़्यादा ब्याज देना होगा। अब प्रवीण सर, इस कदम का मकसद क्या है और ये ट्राई की जो नया जो प्रस्ताव है सर, ये तो आफत आ जाएगी टेलीकॉम कंपनियों के लिए। नहीं, देखिए, ट्राई ने जो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोज़ल एक दिया है कंप्लाइंस को लेके, कंप्लाइंसेस में बदलाव किए हैं, उसमें ग्रेडेड पेनल्टीज़ की बात की गई है विशाल, और इसमें ज़्यादा हायर जो है वो फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव्स हैं। इसके साथ ही जो पेनल्टीज़ हैं उनको बढ़ाया गया है अगर आपका डिलेड जो है वो पेमेंट रहता है। बाकी की चीज़ें आपने इसमें बताई हैं। 2 ड्राफ्ट लेके आया है ट्राई, और उसमें एनफोर्समेंट्स को जो है टाइट किया गया है। उसमें अगर आप अगर टैरिफ की रिपोर्टिंग अगर आप देर से करते हैं तो पहले जो 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना था उसको अब बढ़ा के 10,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया है पहले 7 दिन के लिए। इसके बाद ये जुर्माना बढ़ाकर हो जाएगा 20,000 रुपये प्रतिदिन। तो अब आप समझिए कि जो कंपनियां, इसका मैं इम्पैक्ट अगर समझने की कोशिश करें, अगर हम पहले जो कंपनियां किसी भी वक्त आपने लिया और टैरिफ बढ़ा दिए, उसको लगाम लगाने की बात यहाँ पे दिखाई देती है कि जिस तरह अभी हाल में आपको अगर याद हो, जो सबसे सस्ता जो बेस प्लान थे उनका वो बढ़ा दिया, अमाउंट बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा दिया। कहा गया कि प्राइस रिवीजन कर रहे हैं लेकिन प्राइस को है जो ऊपरी स्तर पर कर दिया उसको बढ़ा दिया, और इसको लेके तमाम तरह की विवाद पैदा हुआ। ट्राई को, सरकार को भी उसमें ट्राई ने सवाल पूछा कि आखिर आपने या ऐसा क्यों किया। सरकार की तरफ से भी कंपनियों से सवाल पूछे गए। इसके अलावा एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो आपकी पेनल्टीज़ हैं वो अगर आप टाइम पे नहीं देते हैं तो वहाँ आपका अमाउंट बढ़ेगा, वो जुर्माना आपका बढ़ेगा, और बाकी रिपोर्टिंग को लेके तमाम चीज़ें हैं। अब आप ये समझिए कि ये मसला ऐसे वक्त पे आया है जबकि वोडाफोन आइडिया के साथ जो सरकार की जो चीज़ें हैं, जो हल होने वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और उसमें आगे की एक तारीख दी गई है इस मामले की सुनवाई के लिए। सरकार ने जहां ये वक्त की मांग की है कि आप हमें समय दीजिए ताकि हम इस मामले का पूरा समाधान कर सकें। वोडाफोन आइडिया की पिटीशन इस बात को लेके भी सुप्रीम कोर्ट में है कि जो उसके पेमेंट में AGR बकाया में जो देरी हुई है, उस पे जो पेनल्टी लगी है, उस पे जो ब्याज लगा है, वो सब उसका माफ़ किया जाए। तो उसके ठीक पहले ट्राई ने पूरी एक सिफारिशें दी हैं ताकि अगर ये मामले में छूट दी जाती है तो इसको आगे की कंपनियों के लिए इस सब पे छूट के रास्ते या जो कोई और AGR पेमेंट पे नहीं। हाल फिलहाल में आप प्रवीण सर देखिए ना, जो बीच में जो एक बार खबर आई 9,460 करोड़ के आसपास का जो AGR ड्यूज है, जिसपे VI ने कहा कि रिकैलकुलेशन वाला मामला उस समय 16-17 के आसपास जो है फाइनल हो गया था, फिर से आपने रिकैलकुलेट करके दिया है, लगाना नहीं चाहिए था, जिसपे उनका तर्क आया कि भाई अगर आपका कोई ड्यूज़ है, वो ड्यूज़ हमने अगर आपको नहीं बताया तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप पर कोई ड्यूज़ नहीं है। हाँ, देखिए, वो AGR बकाये की बात है, जहाँ पे जो AGR का बकाया है, एक AGR के बकाये पे जो आपने उसको चुकाया नहीं, उस पे जो पेनल्टी लगी, पेनल्टी पे फिर ब्याज लगा, फिर ब्याज पे फिर से आपको वो देना पड़ा। तो ये
एक दूसरा मामला है, वहाँ पे जो ट्राई की रिकमेंडेशन है वो कह रहे हैं कि अब आपको ये, अगर आप लेट होते हैं तो आप पे 2% का ब्याज भी यहाँ पे आपको देना होगा, एसबीआई की जो MCLR है उससे 2% का ऊपर। तो नियम सख्त किए जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल जो बर्डन है इन कंपनियों पे वो बढ़ाने का प्रस्ताव एक तरह से है। और एक जो बड़ी चीज़ है वो टैरिफ को लेके, वो मुझे लगता है कि कस्टमर्स के हित के लिए बात है, जहाँ पे कि कंपनियां अब एक तरह से अगर हम कहें कि पहले आपको रिपोर्ट करना होगा, उसके बाद आप टैरिफ बढ़ाने का फैसला कर पाएंगे। प्रवीण सर, ये भी कहा जा रहा है कि गलत जानकारी देने पर सजा का भी जो है वो प्रावधान है। अगर कोई कंपनी अगर गलत या झूठी रिपोर्ट देती है या कुछ छिपाती है तो उस पर उसकी सालाना कमाई का 1% के आसपास का जो है जुर्माना लग सकता है। और इससे पहले ये सीमा जो थी वो 10 लाख के आसपास थी, उसको भी काफ़ी बढ़ाया गया है। तो सर मेरा एक सवाल है, अभी व्यूअर के सवाल से भी इसको जोड़कर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इन कंपनियों पर ये बोझ आता है, खुदा न खास्ता आगे जुर्माने की और तमाम तरह की जो चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके तो हमारे और आपके जैसे यूजर्स पर ही पड़ेगा। आरपीओ को 250 करना हो, हाँ, इन जुर्मानों का जो किस्त है वो देना हो। नहीं, इससे देखिए इस पूरे सेक्टर को रेगुलेटरी जो उसका पूरा एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश एक तो सरकार कर रही है, दूसरी सरकार ये कर रही है कि कंपनियां किसी तरह से यहाँ पे हेराफेरी ना कर पाए, मनमानी ना कर पाए। सरकार को जो जानकारियां हैं, जो रिपोर्टिंग है, कंप्लायंस की से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सरकार को समयबद्ध तरीके से मिले। टैरिफ को लेके कंपनियां किसी भी तरह का अगर फैसला करती हैं तो उसकी भी जानकारी तय समय में सरकार को और सभी लोगों को मिले। और मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि एक और राउंड का जो टैरिफ की बढ़ोतरी है या रिचार्ज महंगा करने का जो सिलसिला है वो इसी साल के आखिर में करने की बात आ रही है, जिसको लेके कई रिपोर्ट्स आई हैं जी। तो क्या कंपनियां अब इस ट्राई की जो नई सिफारिशें आई हैं इस पे कंपनियों, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का क्या रुख रहता है, क्या वो उनकी तरफ से इस पे को लेके विरोध की बात आती है, तो ये तमाम चीज़ें अब आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती हैं विचार। जी सर, ट्राई ने इन बदलावों पर लोगों और कंपनियों से भी राय मांगी है। 31 अक्टूबर 2025 तक जो है सुझाव जो हैं वो दिए जा सकते हैं। लेकिन सर छोटी टेलीकॉम कंपनियों पर जो है उस पर फिर से मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि ये नियम ज़्यादा असर डाल सकते हैं क्योंकि उनके पास जो है इतना जुर्माना जो भरने की जो क्षमता नहीं है। और इसी बात को VI भी दोहराते हुए दिखी थी कि देख लीजिए जिस तरह से हमारे ऊपर इतना जो AGR ड्यूज़ वाला मामला है कि हम फाइनेंशियल 26 में तो हम अपना ऑपरेशंस भी नहीं चला पाएंगे। तो जरा सा मुझे मदद कीजिए। वो तो छोटी टेलीकॉम कंपनियों पर आफत है। AGR का जो बकाया या जो ये नए नियम है इसमें मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया को स्पेसिफिकली टारगेट भी नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि वोडाफोन आइडिया को तो सरकार को पहले अपने पिछले बकाये पे ही राहत देनी है। वो राहत अगर मिलेगी तभी कंपनी आगे रन कर पाएगी। तो वहाँ तो मामला अभी पेंडिंग ही है, नई जो जुर्माने। लेकिन सरकार ये चाहती है कि जब कंपनियां ठीक ठाक कारोबार कर रही हैं तब आपके पेमेंट डिले ना हो। हालांकि पूरे सेक्टर में कंपनियां ही, अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर में तो गिनी चुनी 3 कंपनियां हैं मोटे तौर पे जिनके टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेशंस है। तो 2 पे ड्यूज है शायद, एक वोडाफोन आइडिया और एक एयरटेल के पास। बिल्कुल, तो फिर इतना उसका ज़्यादा वो महत्व है नहीं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इस समय चांदी के दाम जो हैं रिकॉर्ड स्तर पर हैं और साल की शुरुआत से अब तक इसमें करीब 84% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका बड़ा कारण जो है असली डिमांड नहीं बल्कि सप्लाई की कमी और लॉजिस्टिक दिक्कतें हैं, जिसके चलते बाजार में सिल्वर स्क्वीज जैसी जो है स्थिति बन गई है। अभी भारत में स्पॉट जो प्राइस है फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा है, जिससे बाजार उल्टा चल रहा है। कई फंड हाउस ने तो चांदी वाले ETF में नए निवेश पर रोक भी लगा दी क्योंकि प्रीमियम बहुत बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही दिवाली के बाद जो है सप्लाई जो है सामान्य हो जाएगी, ये स्क्वीज जो है वो खत्म हो जाएगा और चांदी के दामों में गिरावट आ सकती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को जो है फिलहाल सावधानी से कदम उठाने की सलाह दी गई है क्योंकि देखिए दिवाली के बाद जो है चांदी में जो है तेज गिरावट आने को मिल सकती है। सर सही में जो है बबल बर्स्ट होने वाला है? बिल्कुल, इस बात को भी लेके बार बार पीछे ये कही जा रही थी और हम लोगों ने भी जब डिस्कस किया था चांदी को लेके अपने मनी सेंट्रल में, तब हमने इस बात का जिक्र किया था कि आखिर चांदी में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक इसकी कीमतें इस तरह से शूट अप हुई हैं। इसी साल में तकरीबन 84% चांदी के दाम बढ़े हैं जी। तो चांदी को लेके अचानक क्या डिमांड एकदम बढ़ गई या सप्लाई खत्म हो गई? नई चांदी का को जो प्रोडक्शन है, उसकी माइनिंग है, क्या वो रुक गई? ऐसे कई सवाल पैदा हो रहे थे जहाँ से
आशंकाएं पैदा हो रही थी। अब जो बात आ रही, जो ये बताती कि चांदी में बड़ा स्पेकुलेशन संभवतः हुआ और जिसकी वजह से पिछले अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे तो एकदम प्राइसेस शूट अप हुए। ईटीएफ जो और खरीद फंड रहे थे, हाउसेस। पैसा जो लोग लगा रहे थे, जो फंड हाउसेस हैं, उनको एटीएफ में इन्वेस्टमेंट को रोकना पड़ा लोगों के, क्योंकि एटीएफ कह रहा हूँ, माफ़ कीजिए, ईटीएफ की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्राइसेस में गैप एक जो है वो नज़र आ रहा था। अब जो कहा जा रहा है कि जो चांदी की सप्लाई है वो दिवाली के बाद सुधर सकती है, और इसका मतलब ये है कि दिवाली के बाद जो ईटीएफ के प्राइसेस हैं चांदी के, या चांदी के बाकी के जो प्राइसेस हैं, वहाँ पे एक तेज गिरावट आ सकती है। तो ऐसे लोग जो ऊंचे प्राइसेस पे जिन्होंने स्पेकुलेशन में पैसा लगाया कि चांदी अभी आगे और तेज होगी, उनके लिए शायद अब आगे थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लॉस हो सकता है। प्रवीण सर, शेयर मार्केट के मशहूर जो इन्वेस्टर हैं या कहिए कि दिग्गज आदमी विजय केडिया साहब भी फोमो को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। हमारे साथ उनका जो खास इंटरव्यू है मनी 9 के साथ, उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि जो सिल्वर को लेकर जिस तरह से जो फियर ऑफ मिसिंग आउट चल रहा है वो बड़ा गलत है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे पास भी गोल्ड ETF है भाई, सिल्वर ETF है, लेकिन मैं भी अभी वेट एंड वॉच वाली जो पॉलिसी उसी पे खड़ा उतर रहा हूँ। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो लामबंद होते हुए दिख रहे हैं कि भाई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी जो $50 से $55 के बीच में सिल्वर जो चल रहा है सर, कई लोग तो एक्सपर्ट करें कि $100 के आसपास भी पार कर जाएगा, जिस तरह से सेमीकंडक्टर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में जो इसकी ज़रूरत पड़ रही है, कमर्शियल यूज़ जो है वो इसका बढ़ रहा है। तो क्या सर स्थिति क्या है? नहीं, देखिए, अभी जो बात आ रही है कि चांदी की सप्लाई सुधर सकती है और दूसरी उसके साथ चांदी की कीमतें गिर सकती हैं, इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर और भी है। फैक्टर ये है कि जो चांदी के जो फ्यूचर्स के भाव हैं वो स्पॉट प्राइसेस से 7 से 8% के डिस्काउंट पे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चांदी के फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो गिरने का अंदेशा मार्केट को एक तरह से है, और यहाँ से वो बात आ रही है कि सप्लाई में इसके में जो सुधार है वो वहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो ये जो है वो एक एबनॉर्मल स्थिति है जहाँ स्पॉट प्राइसेस जो हैं वो आपके ज़्यादा हैं, फ्यूचर्स का प्राइसेस आपके कम है जी। इस वजह से एक अंदाज़ा ये जताया जा रहा है कि चांदी में आने वाले दिनों में जो है गिरावट आ सकती है। तो सर ETF का जो प्रीमियम बहुत ऊंचा है, तो अभी इन्वेस्टर्स को क्या सलाह होगी? अभी थोड़ा रुक जाए या अभी खरीदना उनके लिए महंगा सौदा है ना? नहीं, अब तो चूंकि ज़्यादातर जो एनालिस्ट्स हैं, जो फोमो वाली भी बात आ रही है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति ज़्यादा बेहतर है। आप एक बार सेटल डाउन चीज़ों को होने दीजिए, फेस्टिव सीजन भी है, इस वजह से भी लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मौका मुझे लगता है इस बात का है कि कुछ दिन रुककर एक बार चीज़ों को सेटल डाउन होते हुए देखा जाए, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं जी, उसके हिसाब से। और कई कमोडिटी एक्सपर्ट से मैंने भी बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर आप ऊंचे दाम पर खरीद चुके हैं और फंस चुके हैं तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि मुनाफा बुक कर लें अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो, और नहीं तो स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना बहुत समझदारी वाली बात है। लेकिन सर इसी बीच एक और पक्ष भी है, उस पर भी मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। रॉबर्ट कियोसाकी साहब जो हैं, रिच डैड पुअर डैड के लेखक, वो तो कह रहे हैं सर कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इसी सब में पैसा बनेगा। तो आदमी किसको माने सर? रॉबर्ट कियोसाकी साहब लॉन्ग टर्म में जो दिख रहा है वो ये है कि चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, दोनों की डिमांड रहने वाली है। सेंट्रल बैंक सस्टेन्ड बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की, और गोल्ड की जो सप्लाई है वो इस हिसाब से नहीं है। और सेम सिचुएशन जो है वो चांदी के साथ है, इंडस्ट्रियल यूज़ है बड़े पैमाने पे, और उस हिसाब से सप्लाई का मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये परिस्थिति दोनों मेटल्स के साथ है। लेकिन अब जैसा चांदी को लेके कहा जा रहा है कि $100 पे पहुंच सकती है, लेकिन $100 क्या साल भर में पहुंच जाएगी, 1.5 साल में पहुंचेगी, या 4 या 5 साल में पहुंचेगी? क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे चांदी में, तो या चांदी या गोल्ड दोनों चीज़ें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा देखकर उसको सोच विचार के करने की ज़रूरत है, क्योंकि लंबे वक्त में कितना टाइम लेता है प्राइसेस को $100 पहुंचने में, ये एक महत्वपूर्ण बात है। नहीं सर, आप इस साल के टारगेट की बात कर रहे थे, तो मैंने हाल फिलहाल में ही जो कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता साहब, उनसे भी बात की थी, तो वो कह रहे थे कि $57 to $65 के आसपास जो है इस साल तक जा सकता है सर चांदी का, क्योंकि अब 1-2 महीना ही बचा हुआ है सर। तो आने वाले साल में कहा जा रहा है कि इसका जो लेवल है वो $100 के आसपास जाता हुआ दिखेगा सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हालिया बैठक में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया कि ब्याज दरों में और कटौती जो है यानी जो रेट कट है उसकी गुंजाइश जरूर है, लेकिन फिलहाल इसका समय जो है सही नहीं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में दरों में कमी करने से डिजायर्ड इफेक्ट या रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए पॉलिसी रेट को 5.5% पर बरकरार रखा गया। प्रवीण सर, 1 अक्टूबर को जो समाप्त हुई MPC बैठक है उसका जो ब्यौरा है यानी जो मिनट्स थे वो बुधवार को जारी किया गया। क्या बातें सामने आई सर, और इसके बाद जो है हम लोग इसके कहानी के दूसरे चरण में चलेंगे? नहीं, देखिए RBI के जो मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स हैं उसमें दो एक चीज़ें कही गई हैं। एक तो जो सरकार के रिफॉर्म्स हैं, जिस तरह से सरकार ने स्टेप उठाए, चाहे GST कट है, उन सब का असर इकोनॉमी में अच्छा नज़र आ रहा है। इकोनॉमी रेजिलियंस दिखा रही है, मजबूती से टिकी हुई है। लेकिन अभी भी जो ग्लोबल ट्रेड के को लेके जो चैलेंजेस हैं वो बने हुए हैं। एक ये बात कही गई है। दूसरी बात, एक रेट कट को लेके भले जो अक्टूबर की जो इसी 1 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें भले रेट कट को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ जी, यूनानिमसली उसको रेट कट को अनचेंज रखा गया, लेकिन आने वाले वक्त में क्या रेट कट होगा इसको लेके थोड़ी सी एक उहापोह की स्थिति है, एक बहस की स्थिति है, जिसमें एक जो मेंबर हैं, एक्सटर्नल मेंबर हैं राम सिंह, उनका एक विचार ऐसा जो है वो हाउस होल्ड सेविंग से जुड़ा हुआ नजर आता है। जी सर, पहले वो कहानी भी बता दीजिए सर, हाउस होल्ड वाला। उसके बाद उनकी जो दूसरा जो कथन है जो कह रहे हैं कि अभी और अगर ब्याज दरें जो घटाई गई तो ये एक ओवरडोज हो जाएगा। तो सर पहले हाउस होल्ड वाला मामला समझाइए, देन वी विल कम टू द ओवरडोज वाला बात। देखिए, एक तो जो मिनट्स में जो उनकी बात कही गई है, और जैसा इन्होंने भी जो आपके गवर्नर साहब हैं उनका भी पूरा इसमें जो मीटिंग है उसमें एक उनका बयान रहा कि अभी ये अपॉर्चुन टाइम नहीं, अभी ये सही मौका नहीं जिसमें रेट कट किया जाए। लेकिन एक इससे अलग पक्ष है, वो ये है कि अगर रेट कट होता है तो इसका बुरा असर पड़ेगा आपकी हाउस होल्ड सेविंग्स पे, बैंक डिपॉजिट्स पे। इसको लेके एक जो चीज़ आ रही थी कि साहब इस वजह से रेट कट न किया जाए, उसके विरोध में एक उन्होंने अपना बात रखी है। उन्होंने कहा है कि दोनों चीज़ों का कोई लिंक नहीं है, डिपॉजिट्स का और आपका हाउस होल्ड सेविंग्स का आपके रेट कट के साथ जी, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और इकोनॉमी में कैपिटल को चलाने के लिए, रोटेट करने के लिए आपको रेट कट की ज़रूरत पड़ सकती है। इन दोनों चीज़ों को लिंक न किया जाए जी। तो ये एक बड़ी बात कही है। हालांकि हाल के वक्त में अगर आप देखेंगे तो जो सरकार से लेके RBI तक की एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर रही है कि देश में डिपॉजिट्स कैसे हासिल किए जाएं, और सेविंग्स का, हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो भी एक बड़ी चिंता बनी है। अगर आप देखेंगे 2011-12 में तो जो सेविंग्स रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट, वो 34.5% के आसपास था, जो गिरकर 30% के आसपास 2024 में 30% पे आ गया। इसी तरह टर्म डिपॉजिट का जो रेट है वो भी FY20 में था 50% से ऊपर था, जो घट के आपका 45% पे रह गया है FY25 में। तो इन चीज़ों को लेके एक जो चिंता है वो जाहिर तौर पर है, और RBI पिछले साल भी बैंकों को बोल चुका है कि आप सब जो डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए अपना कोशिशें कीजिए। लेकिन सर अब लौटते हैं, राम सिंह साहब ने ये भी कहा है कि अगर अभी और ब्याज दरें घटाई गई तो ये जो है एक ओवरडोज होगा, और इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया कि वो कह रहे हैं कि RBI और सरकार ने पहले ही काफ़ी कदम जो है उठा लिए हैं। जैसे रेपो रेट में कहा जा रहा है कि 1%, यानी अगर इसको कन्वर्ट करें बेसिस पॉइंट में सर तो 100 बेसिस पॉइंट का जो है वो कटौती किया जा चुका है। कैश रिजर्व रेशियो CRR में भी कहा गया कि 1% के आसपास जो है कमी आ गई है। बैंकों और NBFCs को कहा गया कि उनके नियमों को जो है वो ढील दी गई ताकि वे आसानी से कर्ज दे सके। आपका इस पूरे कथन पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, जब आज ये वाली अक्टूबर वाली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली थी 1 तारीख को, जिसका नतीजा आया, उससे पहले भी जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो भले तमाम रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही थी कि RBI एक 25 BPS का रेट कट कर सकता है, तमाम अर्थशास्त्री बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों को लगता था कि इस रेट कट का ये मौका है नहीं। और वही बात अभी जो राम सिंह कह रहे हैं या जो RBI गवर्नर हैं उनका कहना है कि अभी जो सरकार ने फैसले लिए हैं या जो RBI ने जो पहले फैसले लिए हैं इस पूरे साल में, उनका पूरा असर जो है वो इकॉनमी में नज़र आए, तब उसको
तब आरबीआई रेट कट को लेके कोई फैसला करे। जी। अभी 2-3 चीज़ें हैं जिसको हमने बार बार डिस्कस किया। देखिए, एक तो महंगाई दर जो है वो लगातार कमज़ोर बनी हुई है। आरबीआई का जो दायरा है उससे भी नीचे चली गई। 2 से 6% का आरबीआई का मैंडेट है। अभी जो सितंबर की जो महंगाई दर आई है 1.54% पे सीपीआई का वो आया है। थोक महंगाई दर 0.13% बढ़ी है। तो महंगाई कम है आपकी। दूसरी चीज़, पहली तिमाही के जो ग्रोथ के नंबर आए वो ऐसे आए जो अनएक्सपेक्टेड थे, जो बहुत अच्छे नंबर थे। 7.8% की ग्रोथ रही। दूसरी तिमाही में भी ग्रोथ के 7% पे रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो उसमें भी उन्होंने अपने नंबर्स को रिवाइज किया और दूसरी तिमाही के लिए 7% ग्रोथ की बात कही। और महंगाई दर घटने का भी अनुमान दिया था। महंगाई दर भी घटने का, पूरे साल के लिए 2.6% का महंगाई, एवरेज महंगाई रहने की बात कही गई है। तो अभी दोनों चीज़ें कंट्रोल में है, ग्रोथ अच्छी है और महंगाई दर कमज़ोर है इस वक्त पे। और तीसरी चीज़ जो है कि जो सरकार ने जीएसटी का फैसला लिया हो, चाहे आपका टैक्स छूट का फैसला लिया या बाकी के जो सरकार के जो रिफॉर्म हैं, उनका असर अभी पूरा इकोनॉमी में दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगले 4-5 महीने और ऐसे होंगे जहां लोगों के कंजम्पशन का पैटर्न पता चलेगा कि आखिर इस जीएसटी कट का फ़ायदा किस तरह से हुआ। इन सबको देखने के बाद रिजर्व बैंक फैसला करेगा। अगर ग्रोथ गड़बड़ाती है, अगर अमेरिका के साथ डील होने में मुश्किलें आती हैं, डील नहीं होती इस साल के आखिर तक, एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलें आती हैं, तब आरबीआई के लिए एक मौका होगा कि अब ग्रोथ को पुश दिया जाए। जी, आप ठीक कह रहे हैं सर कि जब ब्याज दरें घटती हैं तो इसका जो असर है वो तुरंत नहीं आता। बैंकों को इसे लागू करने में, लोन की जो दरें हैं उसको घटाने में और निवेश को बढ़ाने में जो है वो समय लगता है। इसलिए पहले से जो उठाए गए जो कदम है उसका असर का इंतजार करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, तभी आगे का फॉलोअप लेना। हालांकि फिच की एक रिपोर्ट आई है। फिच की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब जो दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी उसमें आरबीआई एक रेट कट कर सकता है, क्योंकि अभी जो और उनका कहना यह है कि जो ग्रोथ को लेके है उसमें आरबीआई को ये लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ उस रफ्तार से नहीं है जिस रफ्तार से ग्रोथ होनी चाहिए। जो ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं उन सबको देखते हुए हो सकता है आरबीआई एक बूस्टर डोज और हो सकता है 25 बीपीएस की जी कटौती करे। लेकिन सर राम सिंह साहब की एक और स्टेटमेंट, उसको भी मैं आपसे डिकोड करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि बहुत कम जो महंगाई है, लो इन्फ्लेशन, वो भी बड़ा नुकसानदायक होती है। कहा जाता है कि अगर महंगाई बहुत कम है तो कर्ज का जो असली बोझ है, जो रियल डेट है, वो बढ़ जाता है। सर तो ये वाला मामला क्या है, इसको भी थोड़ा अगर आप समझा देते। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है कि अगर महंगाई कम होगी, देखिए बहुत ज़्यादा, तो इसका असर कंपनियों के कारोबार पे पड़ेगा। जब कंपनियों के लिए चीज़ों को बेचना मुश्किल होगा, कंपनियों के मार्जिन स्क्वीज़ होंगे, जहाँ पे उनकी कमाई कम होगी, तो वहाँ पे फिर पूरा का पूरा जो मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटीज़ है, वहाँ पे असर पड़ेगा और ये फिर पूरी इकोनॉमी के लिए मुश्किल भरा रह सकता है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।